नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। अनअकैडमी पर आप डेली लाइव क्लासेस पाते हैं, लाइव टेस्ट क्विज़ेस, टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स पाते हैं और साथ ही में यदि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस की अनुमति भी मिलती है। मैं यूपीएससी सीएससी के लिए विगत 4-5 वर्षों से पढ़ाता रहा हूं और साथ ही में ज्योग्राफी से जेआरएफ हूं। आपके साथ मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स में डील कर रहा हूँ आगे। अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के साथ पढ़ने का अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स कोर्सेज आपको मिल जाएंगे या कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि अनअकैडमी पर लगभग 15,000 या उससे भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। पहला प्लस, दूसरा आइकनिक। प्लस के लिए यूपीएससी सीएससी जीएस का एक मंथ का फीस जो है वो 9,000 रुपीज़ है। 12 मंथ की फीस 49,500 रुपीज़ है, यानी कि 49,500 रुपये है। यदि आप जीएस में सब्सक्रिप्शन लेने के इच्छुक हैं तो आपको रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज़ करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। और ठीक प्लस की तरह आइकनिक के लिए भी यूपीएससी सीएससी जीएस के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिनिमम मिनिमम और 36 महीने का अवेलेबल है। दो रेंजर्स के बीच में एक तीसरा भी 24 महीने का कोर्स है। अगर आप यहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। यूपीएससी सीएससी जीएस की तरह यूपीएससी सीएससी आप ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1 मंथ की फीस 5,000 रुपीज़, 12 मंथ की फीस 727 एंड 500 रुपीज़ है। यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी पर अनअकैडमी सबमिट 2.0 होने वाली है 30 से 31 के बीच में, जो अभी डिले कर दी गई है किन्हीं कारणों से, लेकिन आपको आगे सूचना दी जाएगी। जहाँ पर पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, कैलाश सत्यार्थी, कुमार विश्वास जैसे स्पीकर्स होंगे। इनके जीवन के अनुभवों को सीखने और सुनने का अवसर मिलेगा आपको इस सबमिट के माध्यम से। अनअकैडमी एज यूजुअली कॉम्बैट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता है और अगला कॉम्बैट प्रोग्राम 7 फरवरी 2021 को हो रहा है सुबह 11 बजे। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक टास्क मिलता है, चैलेंज मिलता है 60 क्वेश्चंस का, जो कि आपको 60 मिनट्स में फेस करने होते हैं। यदि आप इन्हें फेस करके पहली से तीसरी रैंक के बीच में कोई रैंक हासिल करते हैं या सिक्योर करते हैं तो 3 महीने के लिए यूपीएससी सीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और यदि पहली से तीसरी के बीच में कोई रैंक नहीं ला पाते हैं, बल्कि चौथी से 150वीं के बीच में कोई रैंक लाते हैं, तो ऐसी दशा में आपको 1,000 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलता है। आइकनिक एक स्पेशल या एक विशिष्ट विशेषता है अनअकैडमी की, जहाँ पे हर लर्नर को एक इंडिविजुअल कोच या गाइड या मेंटोर मिलता है, जो खास करके उसके पर्सनल कोच के रूप में कार्य करता है मेंस के आंसर राइटिंग पे, या फिर किसी तरह के पर्सनल गाइडेंस खास करके एग्जाम से रिलेटेड या स्ट्रेटजीज पर उसकी मदद करता है या सलाह देता है। इसकी फीस हाइक होने वाली है, सो बढ़ी हुई फीस को अवॉइड करने के लिए आप पहले एडमिशन ले सकते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के खास करके ओशनो ज्योग्राफी के सीरीज के रूप में जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उस क्रम में आज हम लोग कोरल रीफ पढ़ रहे होंगे, प्रवाल भित्तियों पर चर्चा कर रहे होंगे, प्रवाल भित्ति पढ़ रहे होंगे। और प्रवाल भित्तियां पढ़ने के क्रम में प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ पढ़ रहे होंगे। कोरल रीफ पिछले कुछ सालों से लगातार यूपीएससी सीएससी में पीटी में भी सवाल आते रहे हैं, खास करके इसको इन्वायरमेंट के ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ करके। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 2019 के मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस का, और पीटी में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रवाल भित्ति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसको पढ़ने के क्रम में आज इसके परिचय यानी कि मीनिंग की बात करेंगे, फिर प्रवालों के विकास के लिए अनुकूल या आवश्यक दशाओं की बात करेंगे,
फिर प्रवालों के प्रकार यानी कि कोरल रीफ्स के टाइप्स की बात करेंगे, जिनमें हम तटीय प्रवाल यानी कि फ्रिंजिंग रीफ की बात कर रहे होंगे, फ्रिंजिंग रीफ की बात कर रहे होंगे, रीफ की बात कर रहे होंगे, अवरोधक प्रवाल यानी कि बैरियर बैरियर रीफ की बात कर रहे होंगे, और अटाल की बात कर रहे होंगे, फिर अटाल की बात या एटॉल की बात कर रहे होंगे। और इसके बाद प्रवाल भित्तियों के वितरण या विवरण की बात कर रहे होंगे, वैश्विक वितरण यानी कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उनके बात कर रहे होंगे, विश्व वितरण की बात कर रहे होंगे, विश्व वितरण की बात कर रहे होंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होती क्या है। तो प्रवाल भित्तियां दरअसल CaCO3 CaCO3 से मिल करके बनी हुई CaCO3 की एक चट्टानी संरचना होती है, चट्टानी संरचना होती है, एक चट्टानी संरचना होती हैं, रॉकी स्ट्रक्चर होती हैं, जिनका निर्माण दो चीजों से, दो जंतुओं के कोरल पॉलिप कोरल पॉलिप कोरल पॉलिप और जूजेंथल, सामुद्री पारिस्थितिकी में जूजेंथल जूजेंथल जैसे जीवों के एक दूसरे के सहजीवी के रूप में एक दूसरे के साथ रह करके विकसित होने से बनता है। कि प्रवाल कीट एक तरह के समुद्री जीव या जंतु प्लवक होते हैं, महासागरों में सागरों में इनका वास होता है जूजेंथल नामक शैवाल के साथ। ये शैवाल के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं और अपने विकसित अवस्था में इन्हीं को प्रवाल या कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। दोनों के सहजीवी के रूप में रहने से ही, सहजीवी के रूप में एक दूसरे के साथ रहने से कोरल रीफ का विकास होता है, कोरल रीफ का विकास होता है। इनके हालांकि जूजेंथल और कोरल पॉलिप ये दो महत्वपूर्ण घटक हैं प्रवाल भित्तियों के निर्माण के, लेकिन इनके अलावा अन्य समुद्री जीव जैसे सूल मर्ची, मोलस्का, इकाइनोडस या अनेक प्रकार के जीवों का भी इनके विकास में यानी कि प्रवाल भित्तियों के विकास में योगदान होता है। ये प्रवाल भित्तियां कुछ हरे भूरे रंग की दिखाई देती हैं, हरे भूरे रंग की दिखाई देती हैं, भूरे रंग की। लेकिन प्रवाल कीटों का अपना रंग नहीं होता है, लेकिन जो प्रवाल कीट होते हैं, प्रवाल कीट जो होते हैं, प्रवाल कीट ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन जो इनके साथ यानी कि इन प्रवाल कीटों के साथ जो शैवाल रह रहा होता है जूजेंथल नाम का, जूजेंथल नाम का जूजेंथल नामक शैवाल जो रह रहा होता है, जूजेंथल शैवाल या एल्गाई जो रह रहा होता है, उसका रंग हरा भूरा होता है, ग्रीन ब्राउन कलर का होता है, हरा भूरा होता है। और चूंकि वो इनकी खोलों के यानी कि जीवों के खोलों के साथ, जीवों के खोलों में जो जीव रहते हैं, जीवों के खोलों पे वो जीवों के खोलों में रहता है उन, या जीव ये समुद्री जीव उसे आवास प्रदान करते हैं और इनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर आश्रित होता है, पैरासाइट के रूप में रहता है। तो जिस कलर का वो दिखाई देता है प्रवाल कीटों का रंग भी वैसा ही हो जाता है। यानी कि प्रवाल कीटों का अपना कोई रंग नहीं होता है, वो जो कुछ भी या जिस कलर के भी रंग के दिखाई देते हैं वो जूजेंथल या जूजेंथल नामक शैवाल के कारण, जो इनके ऊपर परजीवी के रूप में रहता है, उसके कारण दिखाई देते हैं। जैसे सामान्यतः इनका निर्माण उष्णकटिबंधीय समुद्री के छिछले भागों में, पिछले नहीं बल्कि छिछले भागों में होता है, भागों में समुद्री प्रवाल एवं जीवों के खोलों के निक्षेप से होता है। सामान्यतः प्रवाल कीटों का अपना, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा या बताया मैंने, इनका अपना कोई रंग नहीं होता है। यह हल्के भूरे रंग के शैवालों के कारण इनका रंग जो कुछ भी होता है वो शैवालों के कारण होता है,
जो शैवाल इनके ऊपर परजीवी के रूप में या सहजीवी के रूप में इनके साथ रहते हैं, शैवालों से अपना भोज्य प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्रवाल कीट होते हैं इनको भोजन की प्राप्ति शैवालों से मिलती है, जबकि शैवाल जो होते हैं वो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रवास शैवाल जो होते हैं यानी कि जूजेंथल जूजेंथल कह सकते हैं कि जूजेंथल जो होते हैं, जूजेंथल एल्गी जो होते हैं, एल्गाई जो होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ये। जबकि इनसे जबकि इन शैवालों से अपना भोजन कीटों को मिलता है, यानी कि कीट जो होते हैं इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम बात करें कि आखिर वो वायुमंडलीय या सॉरी वातावरणीय या फिर ये कह सकते हैं कि वो परिस्थिति क्या होती है जहां पर इनका विकास होता है। अगर हम उसकी बात करें तो यानी कि इनके विकास के लिए उचित वातावरण या उचित उपलब्ध कह सकते हैं दशाएं क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं जिनमें इनका विकास होता है। अगर उसकी बात करें तो जल का तापमान जो है वो सॉरी जल की लवणता जो है, जल की लवणता जल की लवणता ये 20 नहीं है, 2 नहीं है, बल्कि 27 होगा। 27, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उसको क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। 27 ग्राम प्रति हजार ग्राम, 27 ग्राम प्रति हजार ग्राम से लेकर के 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम वाले लवणीय जल में इनका विकास होता है। न तो बहुत अधिक लवणीय जल में ये विकसित हो पाते हैं और ना ही ये बहुत ठंडे या बहुत शीतल जल में विकसित हो पाते हैं। इनके विकास के लिए महासागरों में एक अंतःसागरीय चबूतरा तो चाहिए ही चाहिए होता है। साथ ही में इनके विकास के लिए जो ताप लवणता चाहिए होती है वो 27 ग्राम प्रति हजार ग्राम से लेकर 30 ग्राम प्रति हजार ग्राम के आसपास की चाहिए होती है। साथ ही में इनके विकास के लिए जल का तापमान जल का तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए या के आसपास होना चाहिए। एक अंतःसागरीय चबूतरा होना चाहिए जिसे गुयाट कह सकते हैं, गुयाट, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ के हिस्से में इनका विकास होगा। जल की गहराई जो है वो महासागरीय क्षेत्र में जल की गहराई 30 फैदम तक होनी चाहिए। 30 फैदम में जहां एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। यानी कि जल की जो गहराई होनी चाहिए वो फीट में कितनी होनी चाहिए, फीट में 180 फीट के आसपास होनी चाहिए। 180 फीट के आसपास के गहरे जल में, यानी कि तक गहरे जल में, इससे कम या इससे अधिक गहराई वाले जल में इनका विकास नहीं होता है। यानी कि इनका विकास सामान्यतः छिछले महासागरीय भाग में होगा। अब हम अगर मैप की अगर बात करें या वर्ल्ड के विश्व के मैप पर अगर देखें तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में इनके विकास के लिए आवश्यक दशाएं इसलिए नहीं बनेंगी विषुवत रेखीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे सन रेज लगभग वर्ष भर सर्वाधिक होती हैं, टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है, तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सामान्यतः इनका विकास नहीं पाया जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इनका सामान्यतः विकास नहीं पाया जाता है। अपवादों को छोड़कर इनके विकास का संबंध, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक रहता है, तापमान यहाँ के महासागरीय सतह के जल का तापमान जो होगा वो टेम्परेचर तापमान अधिक होने के कारण तापमान
औसत तापमान, औसत तापमान ही 28 से 30 होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र का 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, औसत तापमान होता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इनका विकास संभव नहीं होता है। तापमान की अधिकता, तापमान की अधिकता अधिकता के कारण इनका विकास विषुवत रेखीय क्षेत्रों में नहीं होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं या दक्षिण की ओर, यानी कि दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और लगभग 40 डिग्री अक्षांशों तक, लगभग 30 या 40 डिग्री तक, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं 40 डिग्री अक्षांशों तक यानी कि भूमध्य सागर में भी पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ये 10 से 30 डिग्री या 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागरीय सतह पर इनका विकास होता है। यानी कि ये इनके विकास का सबसे उपयुक्त जो क्षेत्र होता है वो 20 डिग्री या 10 डिग्री अक्षांशों से 5 या 10 डिग्री, 5 डिग्री या 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 30-40 डिग्री अक्षांशों, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ दोनों गोलार्धों में 30-40 अक्षांशों तक इनका विकास पाया जाता है। उसके ऊपरी भाग में ये नहीं पाए जाएंगे, उसके उत्तरी भाग में इनका विकास संभव नहीं हो पाता है, या फिर उसके दक्षिणी भाग में यानी कि 30 या 40 डिग्री अक्षांशों से नीचे के भागों में इनका विकास नहीं पाया जाएगा, ये नहीं विकसित होंगे, क्योंकि सूर्य के किरणों के सापेक्षिक तिरछेपन में वृद्धि से सूर्यातप की मात्रा में कमी आएगी और तापमान सतह का, जलीय सतह का तापमान बहुत अधिक कम हो जाएगा, जिसके कारण इनके विकास के लिए प्रतिकूल दशा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इनका विकास ऐसे जगहों पर होता है जहां पर एक अंतःसागरीय चबूतरा हो, तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान और सागरीय जल की लवणता 27 से 30,000 ग्राम के आसपास, और जल की गहराई कैसी हो, 30 फैदम या 180 फीट के आसपास हो। साथ ही में ठंडी जलधाराओं की अनुपस्थिति हो, यानी कि ठंडी जलधाराओं से तात्पर्य यह है, ठंडी जलधारा से तात्पर्य यह है, इसको हम समझने का प्रयास करें तो ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से जहां जहां पर भी ठंडी या अन्य सभी आवश्यक दशाएं उपयुक्त होने के बावजूद भी यदि ठंडी जलधाराओं की उपस्थिति है या ठंडी जलधाराओं का प्रभाव है, तो ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होने के कारण इनके विकास के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे होती है देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, वो देखने का हम लोग अभी प्रयास करेंगे। यहाँ पर पछुआ पवन प्रवाह के प्रभाव में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का फ्लो होता है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जब अमेरिका के तट से टकराती है तो टकराकर उत्तर की ओर इसमें प्रवाह होता है, उत्तर की ओर प्रवाह होता है। यह एक ठंडी जलधारा होती है जिसका नाम होता है हम्बोल्ट करेंट, हम्बोल्ट हम्बोल्ट करेंट, हम्बोल्ट करेंट, हम्बोल्ट की जलधारा। यह हम्बोल्ट की जलधारा पेरू के तट तक अपवाहित होती है, और जब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पहुंचती है तो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है, तापमान को गिरा देती है, तापमान कम हो जाएगा, और कम होने के कारण प्रवालों के विकास के लिए, प्रवालों के विकास पर इससे इससे प्रवालों के विकास पर, प्रवालों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक वैसे ही अफ्रीका के तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बेंगुएला करेंट, बेंगुएला करेंट, बेंगुएला
करेंट यानी कि बेंगुएला जलधारा, बेंगुएला की जलधारा के प्रभाव में अन्य सभी आवश्यक दशाओं के अनुकूल होने के बावजूद भी इनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया करंट या ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ऑस्ट्रेलिया करंट के प्रभाव के कारण अन्य सभी आवश्यक दशाएं उपयुक्त होने के बाद भी विकास नहीं हो पाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही प्रवाल कीटों का वहां विकास नहीं पाया जाता है जहां पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है या अस्तित्व होता है। ठीक ठीक वैसे ही महासागरीय ठंडी जलधाराओं की क्या होनी चाहिए, ठंडी जलधाराओं की खास करके अनुपस्थिति होनी चाहिए। यदि अन्य सभी दशाएं अनुकूल हैं, अनुकूल होने के बाद भी महासागरीय ठंडी जलधाराओं की अनुपस्थिति है, ऐसी ही दशा में केवल प्रवाल भित्तियों का या प्रवालों का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि आप जब विश्व वितरण देखेंगे, हम लोग आगे देख रहे होंगे सबसे लास्ट में विश्व वितरण, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा कि प्रवाल कीटों का विकास या प्रवालों का विकास महासागरीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर न होकर के बल्कि पूर्वी तट पर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराओं का उन्हीं अक्षांशों पे ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है। अन्य कारकों में एक कारक है जल की स्वच्छता। जल न तो बहुत होगा, ये बढ़त नहीं बल्कि बहुत होगा, बहुत अधिक स्वच्छ होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक औषधि होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत अधिक स्वच्छ जल होगा तो इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी, पोषक तत्व कम होंगे, पोषक तत्व कम होंगे। जबकि अवसादों की अधिकता से कीटों के मुख में अवसाद के निक्षेपित होने से कीट मृत हो जाएंगे, यही कारण है कि नदियों के मुहाने के पास के समीप प्रवालों का विकास नहीं होता, प्रवालों का विकास नहीं होगा। ठीक बात। और ना ही बहुत अधिक स्वच्छ जल में होगा। चलिए अब यदि हम बात करें प्रवाल भित्तियों के भौगोलिक वितरण की, तो आखिर ये कहाँ पाए जाएंगे। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि ये मुख्यतः 30 डिग्री अक्षांशों से थोड़ा बहुत किन्हीं दशाओं में 30 से नीचे 40 तक, कुछ दशाओं में 30 से ऊपर या नीचे 40 की ओर, अन्यथा विषुवत रेखीय क्षेत्र से लेकर के विषुवत रेखी को कहीं कहीं छोड़ करके विषुवत रेखा में भी इनका बहुत अधिक विकास नहीं होगा, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर और 30 डिग्री अक्षांशों तक, 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री नॉर्दर्न एंड 30 डिग्री सदर्न गोलार्धों तक, सदर्न हेमिस्फेयर तक इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं अक्षांशों में वो सारी दशाएं क्या होंगी, अनुकूल होंगी। इनसे ऊपर की ओर जाने पर, इनसे नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड जाने पे, इनसे ऊपर या नीचे की ओर जाने पर तापमान कम होगा, तापमान में कमी आएगी, और तापमान में कमी के कारण इनका विकास इससे उत्तर की ओर या इससे दक्षिण की ओर नहीं हो पाएगा। वहीं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी या जहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी जहां पे अन्य कारक यानी कि लवणता अधिक होगी, वहां भी इनका विकास नहीं होगा।
और इसके अलावा नदियों के मुहाने के क्षेत्रों पर इनका विकास नहीं होगा। जैसे भारत में ही बात करें तो गंगा के डेल्टाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में इनका विकास नहीं हुआ होगा, जबकि इनका विकास पूर्वी भाग, पश्चिमी तट पे ज्यादा हुआ होगा, लक्षद्वीप, मालदीव इत्यादि में। यानी कि प्रवाल जीवों के विकास के लिए मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरीय जल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसलिए पृथ्वी पर इनका सर्वाधिक विकास दोनों गोलार्धों में, अधिकतर अधिकतर किन्हीं दशाओं में, अधिकतर सामान्यतः जो होगा, सामान्यतः सामान्यतः 30 डिग्री अक्षांशों तक, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक हुआ होगा। प्रवाल भित्तियों के विकास के का सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो प्रशांत महासागर में एवं हिंद महासागर में हुआ है। अटलांटिक महासागर पार्शियली क्लोज्ड होने के कारण और स्थलीय प्रभाव ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे सार गैसो सागर के रीजन में लवणता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वहां पर इसका विकास नहीं होगा, ठीक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। वैसे ही अन्य जगहों पर लवणता या तापमान जैसे कारकों के अधिक प्रभावी या उपयुक्त न होने के कारण इनका विकास नहीं पाया जाएगा। मुख्य विकास इनका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस द्वीप समूह पर प्रचुर मात्रा में प्रवाल भित्तियां पाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का खास करके पूर्वी तट, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं इसे। यहाँ पर इसका सर्वाधिक विकास हुआ होगा। खास करके प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में ये अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको तुवालू मिल जाएगा, जहाँ पे फुनाफुटी द्वीप मिलेगा, आइलैंड। ये एटॉल निर्मित होगा, एटॉल जैसा होगा। यही फिलीपींस इत्यादि में भी इनका सर्वाधिक विकास पाया जाएगा। भारत में लक्षद्वीप, प्रवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि इनमें जो डाइवर्सिटी होती है वो इक्वेटोरियल या ये कह सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तुलना में भी अधिक होती है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में एक विशाल और अलग कोरल रीफ की खोज की गई है, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तुलना में लगभग 1440 फीट यानी कि 500 मीटर से भी अधिक है। इनकी जो जैव विविधता या डाइवर्सिटी होती है वो इक्वेटोरियल रीजन से भी अधिक होने के कारण, रीजन के समान होने के कारण, इक्वेटोरियल रीजन यानी कि विषुवत रेखीय रीजन के समान होने के कारण इन्हें इन्हें सामुद्रिक पारिस्थितिकी का सामुद्रिक महासागरीय वर्षावन भी कहते हैं। महासागरीय या सामुद्रिक वर्षावन या समुद्री वर्षावन के नाम से जाना जाता है। इनकी जैव विविधता बहुत अधिक होने के कारण इनको समुद्री या महासागरीय वर्षावन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। इसे यूनेस्को ने 1981 में अपने धरोहर की सूची में शामिल किया था। कोरल ट्रायंगल, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी है, फिलीपींस है, सोलोमन आइलैंड है और तिमोर आइलैंड है। इनको कंबाइंडली
या कोरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं, मैंने पहले ही बताया। अब यदि हम प्रवालों के प्रकार की बात करें, अब यदि हम प्रवालों के प्रकार की बात करें तो प्रवाल भित्तियों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं इनके। पहला तटीय प्रवाल, तटीय प्रवाल। दूसरा फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर प्रवाल या बैरियर या अवरोधक प्रवाल, अवरोधक प्रवाल, अवरोधक प्रवाल। और तीसरा एटॉल, एटॉल। अब हम सबसे पहले तटीय प्रवाल या फ्रिंजिंग 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 रीफ, रीट नहीं रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो महाद्वीपों के सहारे या अंतःसागरीय चबूतरों के सहारे, अंतःसागरीय चबूतरों या महासागरों के सहारे, महाद्वीपीय मग्न तटों के सहारे, इनके तटवर्ती भागों में, तटवर्ती भागों में, तटवर्ती भागों में सामुद्रिक, सामुद्रिक जल सतह से या सामुद्री पृष्ठ से नीचे की ओर, नीचे की ओर जहाँ पे अन्य सभी दशाएं उपयुक्त हैं, वहां पर जब इनका विकास होता है, यानी विकास की प्रारंभिक अवस्था से संबंधित है, जब कुछ तट से समानांतर, यानी कि सागरीय पृष्ठ से समानांतर, सागरीय पृष्ठ से समानांतर इनका विकास होता है, तो ऐसे प्रवालों को तटीय प्रवाल की बात या तटीय प्रवाल की संज्ञा दी जाती है। महाद्वीपों या द्वीपों के चबूतरों पर प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनका ढाल जो होता है वो स्थलमुखी ढाल मंद होता है और समुद्रवर्ती भाग जो होता है वो तीव्र होता है। ये प्रवाल भित्तियां तटों के समानांतर, ये मैंने बताया कि तटों के समानांतर होती हैं। कभी कभी स्थल एवं प्रवाल भित्तियों के मध्य अंतराल हो जाता है, जिससे छोटी छोटी झीलों का भी निर्माण हो जाता है। फ्रिंजिंग रीफ की अगर बात करें तो कुछ ऐसे होती हैं, तट से लगी हुई, तटों के समानांतर, तटों के पृष्ठीय सतह के समानांतर, पृष्ठीय सतह के समानांतर इनका विकास होता है। ये समानांतर होती हैं, सामान्यतः समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये फ्रिंजिंग रीफ होती हैं। वहीं जो बैरियर रीफ होती है, जब कभी विकास क्रम में रीफों का विकास बाहर की ओर होने लगता है, बाहर की ओर समुद्रों के पृष्ठ से समानांतर न होकर के बल्कि ऊर्ध्वाधर विकास होने लगे, ऊर्ध्वाधर विकास होने लगता है, पृष्ठ से ऊपर की ओर ये निकलने लगते हैं, तो ऐसे प्रकार के प्रवाल भित्तियों को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनको बैरियर या अवरोधक, अवरोधक प्रवाल की संज्ञा दी जाती है, प्रवाल भित्ति या प्रवाल की संज्ञा दी जाती है। वहीं देखिए, जब कभी हम लोगों ने देखा था कि छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, इन झीलों को क्या कहते हैं, इन झीलों को वोट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रवास नहीं होगा, प्रवाल भित्तियां प्रायः कम चौड़ी और सकरी होती हैं, यानी कि ऐसी प्रवाल भित्तियां, यानी कि तटीय प्रवाल भित्तियां, जहां कहीं भी नदी सागर में नदी सागर में गिरती है, वहां तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा अवसादों के कारण। शकाऊ द्वीप और मलेशिया द्वीपों के तट पर इस प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। यानी कि तटीय प्रवाल भित्तियों का मुख्य विस्तार कहाँ पर होगा, शकाऊ द्वीप और मलेशिया के रीजन में। वहीं अवरोधक प्रवाल भित्तियों की यदि हम बात करें, जैसा कि हमने पीछे मैप के माध्यम से भी देखा, तो इनका विकास समुद्र तटों से दूर और समानांतर बृहद आकार वाली प्रवाल भित्तियां, जो स्थल से चौड़े एवं गहरे लैगूनों से पृथक होती हैं, उन्हें अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं।
ये अन्य प्रवाल भित्तियों में सबसे बड़ी एवं विस्तृत होती हैं, यानी कि सभी प्रकार के प्रवाल भित्तियों में ये इनका विस्तार या इनका आकार सबसे बड़ा होता है। इनका आकार या विस्तार जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की। इसके अतिरिक्त क्यूबा के उत्तरी भाग में तथा फिलीपींस के तटों पर के निकट भी इनका विकास पाया जाता है। इसके अलावा इनका विकास कहाँ कहाँ पाया जाएगा? इसके अलावा इनका विकास क्यूबा के उत्तरी भाग में और फिलीपींस द्वीपों के निकट पाया जाएगा। वहीं अगर हम तीसरे प्रकार के प्रवाल द्वीप वलय या एटॉल की बात करें तो एटॉल एक ऐसी वृत्ताकार या अश्वनाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति होती है जो सामान्यतः महासागरीय चबूतरों या द्वीपों के चारों तरफ द्वीपों के चारों तरफ विस्तृत हो जाती है। द्वीपों के चारों तरफ ऊपरी भाग में विस्तृत हो जाती है और मध्य भाग में इनका जहाँ पे जल जमाव हो जाता है, सागरीय जल भर जाता है, उसे लैगून कहते हैं। लैगून लैगून कहते हैं लैगून कहते हैं। इनका आकार घोड़े की नाल के आकार या वृत्ताकार आकार का होता है। कुछ इस तरह से ये दिखाई देती हैं, घोड़े की नाल के आकार की या फिर वृत्ताकार होती हैं। बीच में भरे हुए जल को लैगून झील कहते हैं। इन प्रवाल भित्तियों की स्थितियां द्वीपों के चतुर्दिक यानी कि द्वीपों के चारों तरफ स्थल भाग पर होती है। ये प्रवाल भित्तियां बीच बीच में खंडित भी होती हैं और इन्हीं खंडित भागों से समुद्रों का जल इन लैगूनों में बना रहता है या समुद्र का जल लैगूनों में आता रहता है। अगर एटाल की बात करें तो एटाल भी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं या प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। एटाल जो होते हैं वो प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पहले वे एटाल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता है, जिनके मध्य भाग में द्वीप नहीं पाया जाता है, वलयकार श्रेणियां होती हैं। दूसरा, ऐसे एटाल जिनके मध्य में द्वीप पाया जाता है, द्वीपों का विस्तार होता है। जबकि तीसरा, ऐसे एटाल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता परंतु बाद में सागरीय तरंगों के द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसी स्थलाकृति बना दी जाती है, जिन्हें प्रवाल द्वीप या एटाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पुना फुटी एटाल जो कि तुवालू आइलैंड पर होगा, तुवालू की राजधानी होगी। तुवालू आइलैंड पर मिलेगी। तुवालू आइलैंड की राजधानी भी है एलिस द्वीप पे। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध एटाल है। इसके अलावा बिकनी एटाल दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एटाल होगा। एटालों में एंटिलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में ये एटाल अधिकता से पाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग बस इतना कवर कर रहे हैं। प्रवाल होते क्या हैं, प्रवालों के प्रकार और प्रवालों के विकास के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन सी हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रवालों का वितरण देखा और प्रवालों के प्रकार की बात की। अगली बार जो है हम कोरल ब्लीचिंग या कोरल विरंजन या कह सकते हैं कि प्रवाल विरंजन क्या होता है उस चीज पे डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही।